वेलकम एट फिजिक्स लर्नर प्लेटफॉर्म। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर कैलकुलस के अंतर्गत तीन इंपॉर्टेंट बातें सीखी थी। एक था हमारा ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, दूसरा था डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन और तीसरा था कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन। तो यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, बहुत थोड़े से न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिर्फ आइडिया देने के लिए, तो वो हम यहाँ पर करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा पता चले कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। थ्योरी तो मैंने आपको उसमें बता दी थी, क्वेश्चन को कैसे करना है। और फिर हम क्या करेंगे, दो इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटी है उनको सॉल्व करेंगे। तो उनको सॉल्व करने से आपको निश्चित रूप से पता चलेगा कि क्वेश्चन को एग्जाम में किस तरह से डील किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ तीन क्वेश्चन लिखे हैं, बस हम इसको ही करेंगे, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा। मैंने पहला लिखा है ग्रेडियंट आर, दूसरा लिखा है डाइवर्जेंस आर और तीसरा लिखा है कर्ल आर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने आर के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फंक्शन का, डाइवर्जेंस में आर के ऊपर वेक्टर, क्योंकि डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फंक्शन का, और कर्ल भी हमेशा वेक्टर फंक्शन का। अब ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। ध्यान रखना, ये आर जो है वो बेसिकली वेक्टर आर है, और वेक्टर आर को हम कैसे लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से लिखते हैं। अब वेक्टर आर को तो ऐसे लिख दिया, तो ये जो आर है, जो एक तरह से वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हम हमेशा कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड होता है आपका आर, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर जोड़ करके पावर 1/2। तो इसके मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो वेक्टर आर को ऐसे लिखते हैं और आर को हम इस तरह से लिखते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। जनरली आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, जब आपको आर और वेक्टर आर पता चल गया तो इन तीनों क्वांटिटी का मान निकालते हैं। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा किसका, ग्रेडियंट आर का, ठीक है। अब ग्रेडियंट आर होता क्या है मुझे बताओ। ग्रेडियंट आर को आप कैसे लिखोगे, इसको आप ऐसे लिखोगे डेल आर, और डेल आर क्या हो जाएगा, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड, और बाहर की मल्टीप्लीकेशन में आर। तो ये जो आर मल्टीप्लीकेशन होगा वो तीनों के साथ हो जाएगा, कैसे, डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल आर अपॉन डेल जेड। ये इस तरह से हम करते हैं। अब आपको डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड का मान निकालना है। तो ये मान निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे, इधर देखिए, आपके पास आर स्क्वायर है, तो इसको जैसे ही मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा, वो भी पार्शियल, तो मुझे बताओ, देखो आर का क्या हो जाएगा, इससे देखिए आप, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आर का हो गया 2r और खुद आर का हो गया डेल आर अपॉन डेल एक्स। ऐसा ही तो हम करते हैं, अगर आर एक्स वाई जेड पर डिपेंड कर रहा है तो पहले आर स्क्वायर यानी पावर का हो गया 2r, फिर आर चूंकि एक्स पर भी डिपेंड कर रहा है तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। और यहां पर सिंपल सा क्या बच जाएगा, यहां पर वाई जेड का तो 0 और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, तो यहां से 2 से 2 चला गया, तो मेरा डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या आ गया मुझे बताओ, वो आ गया एक्स अपॉन आर। इसी प्रकार से जब आप डेल आर अपॉन डेल वाई निकालोगे तो वो सिंपल सा आ जाएगा वाई अपॉन आर, और डेल आर अपॉन डेल जेड निकालोगे तो वो आ जाएगा मेरा जेड अपॉन आर। ये आप निकाल करके देख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे पास डेल आर अपॉन डेल एक्स भी आ गया, डेल आर अपॉन डेल वाई भी आ गया, डेल आर अपॉन डेल जेड भी आ गया। तो मैं इन सबका मान लिख देता हूँ। तो ये आई कैप ये हो गया मेरा एक्स अपॉन आर प्लस जे कैप वाई अपॉन आर प्लस के कैप जेड अपॉन आर। तो यहाँ पर देखो 1 अपॉन आर तो कॉमन, अंदर हो गया एक्स आई वाई जे और जेड के, और ये मेरा क्या है, ये मेरा वेक्टर आर है। तो यहां पर हो गया देखो आपका वेक्टर आर अपॉन आर, तो ये इसका मान है। आपसे पूछ लिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका मान क्या हो गया, वेक्टर आर अपॉन आर। कई बार इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो कैसे, मैं इसको यहां बताता हूं आपको। देखो जैसे ये वेक्टर आर है, आप जानते हो कोई भी वेक्टर होता है उसमें दो चीजें होती है, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी दिशा। तो वेक्टर आर को हम कैसे लिखते हैं, आर आर कैप, ये तो चीज आपको पता है ना, आर आर कैप। तो इसको भी जैसे आप लिखोगे, सपोज करो आर आर कैप अपॉन आर, तो ये आर से आर चला गया, इसका फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया, आर कैप मिल गया। तो ग्रेडियंट आर का मान आपके क्या आ सकता है, आर कैप भी आ सकता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमने निकाल लिया ग्रेडियंट आर। अब हम डाइवर्जेंस आर निकाल लेते हैं। देखो तो डाइवर्जेंस आर निकालते हैं। देखो डाइवर्जेंस आर होता क्या है, डेल डॉट आर, इसको हम ऐसे लिखेंगे आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पर ये वेक्टर आर, तो डॉट लगेगा, और वेक्टर आर का मान होता है एक्स कैप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो यहाँ पर आई का आई के साथ, तो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स तो 1 हो गया, देखो इसका इसके साथ होगा तो 1,
इसका इसके साथ होगा तो 1 और इसका इसके साथ होगा तो 1। मैं लिख देता हूं एक बार, देखो डेल एक्स अपॉन डेल एक्स होगा, डेल वाई अपॉन डेल वाई होगा और डेल जेड अपॉन डेल जेड होगा। क्यों? क्योंकि आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। इसका मान 1, इसका मान 1, इसका मान 1, तो इसका मान आ गया 3। ये बिल्कुल सिंपल है। फिर तीसरा आपका है कर्ल आर। इसको आप कैसे लिखोगे? डेल क्रॉस आर। और डेल क्रॉस आर आप लिखते कैसे हो? आई कैप जे कैप के कैप, फिर डेल का मान हो गया डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और ये हो गया आपका एक्स वाई और जेड। इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? पहले इसको एज इट इज, इसका और इसका, तो डेल जेड अपॉन डेल वाई वो 0 माइनस डेल वाई अपॉन डेल जेड वो भी 0। तो आई कैप के साथ जो पद आएगा, आई कैप के साथ क्या आएगा? दिस, यानी डेल जेड अपॉन डेल वाई। मैं लिख देता हूं, चलो कंफ्यूजन नहीं। आई कैप के साथ आएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल वाई अपॉन डेल जेड। फिर जे कैप के साथ क्या आएगा? डेल जेड अपॉन डेल एक्स, ये है डेल जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल जेड माइनस डेल एक्स अपॉन डेल जेड। फिर के कैप के साथ क्या आएगा? के के साथ आएगा डेल वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एक्स अपॉन डेल वाई। अब आपको पता है जेड का वाई के सापेक्ष तो 0 होता है, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशियल में वाई का मतलब अगर वाई के सापेक्ष कर रहे हो तो फिर वो वाई का ही होगा, जेड और एक्स को हम कांस्टेंट मानेंगे। तो इसका मान भी 0, इसका भी 0, इसका इन सब का 0 आ रहा है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 0। ये भी आपको ध्यान रखना है, डाइवर्जेंस आर जो होता है वो 3 होता है और कर्ल आर होता है वो 0 होता है। ये चीज आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको बता दी। अब आप एक काम ये भी कर सकते हो, अब आप क्या देखोगे, मैंने कहा था ना कि ये 3 क्वेश्चन तो मैंने सिर्फ बेसिक आइडिया के लिए बताए और 2 इंपॉर्टेंट वेक्टर आइडेंटिटी में कराऊंगा, और मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में आएगा, तो उन दोनों को भी हम यहां पर कवर कर लेते हैं। देखो वो क्या क्या है, ये है, ध्यान से देखिएगा। किसी अदिश फलन u की प्रवणता का कुंतल 0 होता है। अब कुंतल प्रवणता में छोड़िए, आप तो इसको ढंग से पढ़िए। देखो द कर्ल ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन u इज 0। यहां पर अब क्या कर रहे हैं? डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट ये सब मिक्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो मैंने लिखा क्या है, इस चीज को आप ध्यान से देखिए। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u, यानी आपके पास देखो कोई एक फलन u है, ये u कैसा है? अदिश फलन है। कैसा है? अदिश फलन। और हम जानते हैं अदिश फलन का हम क्या ले सकते हैं? ग्रेडियंट ले सकते हैं। मैंने ले लिया ग्रेडियंट u, क्योंकि आपको पता है ग्रेडियंट हमेशा किसका लिया जाता है? अदिश फलन का लिया जाता है। और इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर आता है हमेशा सदिश। तो जैसे ही आप ग्रेडियंट u को सॉल्व करोगे तो आपको एक सदिश राशि मिलेगी, वो एक वेक्टर f के समान होगी। और आपको ये पता है कि हम हमेशा कर्ल किसका लेते हैं? किसी न किसी सदिश का लेते हैं। तो ये ग्रेडियंट u अब अपने आप में एक सदिश राशि बन गई। फिर जो सदिश राशि बनेगी उसका अगर मैं कर्ल लेता हूं तो मुझे मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। इसका अर्थ समझ गया? ये एक वेक्टर आइडेंटिटी है कि कोई भी अदिश फलन है, अगर मैं पहले उसका ग्रेडियंट लेता हूं और फिर उसका कर्ल लेता हूं तो मुझे मान क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यानी डेल क्रॉस डेल u इज इक्वल टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। कर्ल ऑफ ए ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना। और लिखते वक्त भी कंफ्यूज मत होना कि कहां डॉट लगा रहे हो, कहां क्रॉस लगा रहे हो, कोई कंफ्यूजन नहीं। तीनों चीजें वापिस, ग्रेडियंट हमेशा स्केलर फलन का, आंसर सदिश। डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर फलन का, आंसर हमेशा अदिश। कर्ल हमेशा सदिश फलन का, आंसर भी सदिश। ये अगर 3-4 चीजें आपके दिमाग में बार बार बोल रही है तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको प्रूफ करके, ये है आपको प्रूफ करके बताना है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको प्रूफ करता हूं, यहां पर इसको एक बार साफ कर देता हूं, ठीक है ना। इसको प्रूफ करते हैं। देखो तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आप निकालिए ग्रेडियंट u। ग्रेडियंट u क्या होता है? डेल u। और डेल u क्या हो जाएगा मुझे बताओ? डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड और इंटू u। u आपका अदिश फलन है, तो ये तो सिंपल सा मल्टी ऐसे हो जाएगा, डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल u अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल u अपॉन डेल जेड, ठीक है। अब ये आपके पास एक वेक्टर आ गया, इसका मुझे लेना है कर्ल। तो अब अगला काम आप क्या करोगे? अगला करोगे आप कर्ल ऑफ ग्रेडियंट u। इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे डेल क्रॉस डेल u। और क्रॉस हमेशा कैसे निकालते? देखो सबसे पहले लिखोगे आई कैप जे कैप और यहां पर आप लिखोगे के कैप, ठीक है। और डेल ऑपरेटर के आई कैप जे कैप के घटक क्या होते हैं? डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई और डेल बाई डेल जेड। और अब ये ग्रेडियंट u,
इसके आई जे के घटक क्या है? आई का तो घटक है आपका डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये है डेल यू अपॉन डेल वाई, और ये है डेल यू अपॉन डेल जेड। अब इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे कैसे? मैं आपको तो यही सॉल्व कर देता हूं, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अलग पेन से कर देता हूं। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहां पर आई कैप, तो आई कैप के साथ क्या आएगा मुझे बताओ? ये तो ये आएगा डेल अपॉन डेल वाई, और ये ऐसे आएगा, देखो डेल अपॉन डेल वाई किसके साथ? और आपको ये चीज बताया ना कि डेल बाई डेल और ये डेल यू अपॉन, इसको हम डेल टू यू लिख सकते हैं। मैंने जो पार्शियल डिफरेंशियल बताया था उसका अगर आप उसकी एप्लीकेशन जानते हो तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखो एक बार आप, ताकि मेरी एक लाइन बच जाएगी। ये सिंपल चीज जो आपको पता होनी चाहिए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? देखो डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड, क्योंकि देखो ये डेल अपॉन डेल वाई तो था ही, फिर इसके सापेक्ष क्या था? ये डेल टू यू अपॉन डेल जेड आ गया। ये ऐसा लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि डबल वार हो जाएगा। एक तो डेल बाई डेल वाई और इसका किसके सापेक्ष हो रहा है? डेल यू अपॉन डेल जेड, तो डेल टू यू अपॉन डेल वाई डेल जेड। क्रम नहीं तोड़ना है, इधर वाई और इधर जेड, फिर माइनस इसको करोगे तो क्या होगा? डेल टू यू डेल वाई डेल जेड डेल वाई, ये हो जाएगा डेल टू यू डेल जेड डेल वाई। क्रम उल्टा मत करना, डेल बाई डेल जेड फिर डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल टू यू डेल जेड डेल वाई, डेल टू यू डेल जेड डेल वाई, ठीक है। फिर माइनस जे कैप, जे कैप में क्या आएगा? ये इस तरह से आएगा, तो ये हो जाएगा डेल टू यू डेल एक्स डेल जेड माइनस डेल टू यू, ये होगा डेल जेड डेल एक्स, डेल जेड डेल एक्स। फिर ये प्लस के कैप, ये हो जाएगा आपका डेल टू यू, ये देखो डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू यू डेल वाई डेल एक्स, इस तरह से होगा। अब आपको मैंने जब पार्शियल डिफरेंशियल बताया था तो एक प्रॉपर्टी बताई थी, अगर आपको याद हो तो, या मैं समझाता हूं उस प्रॉपर्टी को मैंने क्या कहा था, उसको मैं यही समझा देता हूं। मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे आपके पास कोई फलन था, इसको हम कहाँ करें? यहां कर देते हैं, चलो ठीक है ना। कोई मान लीजिए फलन f है, तो अगर आप इसका ऐसे डबल निकालते थे डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई, तो ये हमेशा डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स के बराबर आता था। यानी अगर आप इस प्रकार से डबल डिफरेंशियल करते थे तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैंने प्रूफ करके भी बताया था। और आपको पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो याद रखिए, इस प्रकार से जब आप पार्शियल डिफरेंशियल करते हो तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता है, होना एक्स वाई चाहिए, ठीक है ना। पहले y के सापेक्ष करके फिर x के सापेक्ष करो, या पहले x के सापेक्ष करके फिर y के सापेक्ष करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये प्रॉपर्टी है। तो इस प्रॉपर्टी को अगर मैं देखता हूं तो देखो, इस u का पहले z के सापेक्ष करके फिर y के सापेक्ष किया, यहां पर पहले y के सापेक्ष करके फिर z के सापेक्ष किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ये और ये दोनों बराबर है और बीच में माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसी प्रकार से ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो सब कैंसिल, तो फाइनल आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। और यही आपको प्रूफ करना था कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ u इज इक्वल टू 0। 3 लाइन का है, बहुत ईजी है, पूरा का पूरा मैंने लिख दिया है। आप एक काम ये भी करना, ये जब लिखें तब साइड में आप ये भी लिख देना, हम जानते हैं कि आंशिक अवकलज के गुणधर्म से, ये लाइन लिखना आप, हम जानते हैं कि आंशिक अवकलज के गुणधर्म से डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स, इसलिए इन सभी के मान को 0 लिखते हुए फाइनल आंसर क्या लिखोगे? 0 लिखोगे। तो ये आपके वेक्टर आइडेंटिटी आपने प्रूफ कर दी, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट u इज इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब एक वेक्टर आइडेंटिटी और बची है, उसको भी आप देख लीजिए, वो क्या है? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर a इज 0। इसको भी समझिए। देखो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? कर्ल a। तो आपको एक चीज पता है, कर्ल हमेशा किसका निकाला जाता है? वेक्टर का निकाला जाता है। तो हमने वेक्टर लिखा है, आपको क्वेश्चन में भी कहा है कि आप पहले, आपके पास क्वांटिटी अदिश फलन नहीं है, अब आपके पास कौन सा फलन है? सदिश फलन है। और इसका आंसर हमेशा क्या आता है? इसका आंसर आता है सदिश। और डाइवर्जेंस क्या होता है? डाइवर्जेंस भी हमेशा किसका निकालते हो? सदिश फलन का। तो कर्ल a हमेशा सदिश है, तो उसका हम डाइवर्जेंस निकाल सकते हैं। आपको कभी ऐसा देखने को नहीं मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ कोई u अदिश फलन, ऐसा कभी नहीं मिलेगा, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ग्रेड u आपका, सॉरी ये तो मिल सकता है आपको, ग्रेड u तो क्या है? वेक्टर आता है, ये मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये मिल जाएगा। सॉरी, कहने का मतलब है कि यहां पर आपको इस तरह से कभी नहीं मिलेगा। देखो कर्ल ऑफ, थोड़ा पेन चेंज हो गया, कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस a, ये आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डाइवर्जेंस a, डाइवर्जेंस तो वेक्टर का निकल जाएगा, लेकिन डाइवर्जेंस का आंसर खुद का क्या आता है? अदिश आता है, और अदिश का कभी कर्ल नहीं निकलता। तो क्या ध्यान रखोगे? डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ a तो संभव है, लेकिन कर्ल ऑफ डाइवर्जेंस a संभव नहीं है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट u संभव है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, कौन सी चीज पॉसिबल है, ठीक है ना?
पॉसिबिलिटी का भी ध्यान रखना कि किस राशि को हम लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। अगर आपने कोई ऐसी चीज लिख दी जो लिखने योग्य ही नहीं है तो फिर उसका कोई अर्थ ही नहीं है। और सदिश में विशेष रूप से ध्यान रखिएगा डॉट क्रॉस का, डॉट हमेशा या क्रॉस हमेशा दो वेक्टर के बीच में होता है, तो ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, ये चीज एक्सेप्टेबल है। कैसे है? क्योंकि कर्ल हमेशा वेक्टर का लिया जाता है, तो ये वेक्टर का ले लिया और उसका आंसर भी सदिश आता है, सदिश का हम डाइवर्जेंस ले सकते हैं। अब इसको प्रूफ करके बताना है, तो इसको प्रूफ करना तो आपके लिए बहुत आसान है, सीधी सी बात है। इसको मैं यहाँ पर पूरा प्रूफ करके लिख देता हूं, उसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी समाप्त हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, इसको हम करते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज ध्यान रखिए, जो वेक्टर ए है इसको मैं इस तरह से लिखूंगा, ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। यहां पर आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट होंगे आई कैप के साथ ए एक्स, जे कैप के साथ ए वाई, के कैप के साथ ए जेड। अब देखिए, अब इसको हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकालूंगा, कर्ल ए निकालूंगा। तो कर्ल ए निकालने का क्या तरीका है, आई कैप जे कैप के कैप, ये आपका डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, और जो भी वेक्टर है उसके घटक एक्स के साथ आई के साथ ए एक्स, जे कैप के साथ ए वाई और ये ए जेड। तो इसको जैसे आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो आई कैप ये आ जाएगा डेल ए जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ए वाई अपॉन डेल जेड। फिर ये माइनस जे कैप ये आ जाएगा आपका डेल ए वाई, सॉरी जे कैप लेना ना, डेल ए ये लोगे तो डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स, डेल ए जेड जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड, और फिर प्लस के कैप के साथ आ जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स डेल वाई। ये आपके कर्ल ए आ गया। अब कर्ल ए आ गया तो उसको हमें क्या निकालना, डाइवर्जेंस निकालना है। तो आपको निकालना काम क्या है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ए। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको लिखेंगे डेल डॉट ये आपका कर्ल ए। ठीक है, तो देखो डेल हमेशा क्या होता है, आई कैप डेल बाई डेल एक्स, जे कैप डेल बाई डेल वाई, के कैप डेल बाई डेल जेड। ये तो हो गया डेल डॉट, और कर्ल ए का मान क्या, ये रहा, आई कैप के साथ ये, जे कैप के साथ ये, के कैप के साथ ये। तो आई कैप के साथ क्या है, मैं इसको लिख देता हूँ, ये कर देखो, आई कैप के साथ है डेल ए जेड डेल वाई माइनस डेल ए वाई डेल जेड, और यहाँ पर है आई कैप। फिर माइनस जे कैप के साथ क्या है, डेल ए जेड अपॉन डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स अपॉन डेल जेड। फिर प्लस के कैप के साथ क्या है, के कैप के साथ है डेल ए वाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स डेल वाई। ठीक है, ये पूरा होल ब्रैकेट। इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, क्या है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के के साथ। तो देखो मैं आई का आई के साथ लिखता हूँ, डेल एक्स डेल ए जेड डेल वाई माइनस डेल ए वाई डेल जेड। फिर ये माइनस आ जाएगा, माइनस डेल वाई, ये हो गया ए जेड डेल एक्स ए एक्स डेल जेड। फिर प्लस डेल बाई डेल जेड, यह आ जाएगा डेल ए वाई डेल एक्स माइनस डेल ए एक्स डेल वाई। अब बिल्कुल इसको सॉल्व करते हैं, तो देखो ये डबल बार हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स इसका करोगे तो डेल टू ए जेड डेल एक्स डेल वाई। तो ये देखो साथ साथ लिखते रहिए आप, डेल टू ए जेड डेल एक्स डेल वाई माइनस डेल टू ए वाई डेल एक्स डेल वाई, फिर माइनस डेल टू ए जेड डेल वाई डेल एक्स, फिर प्लस डेल टू ए एक्स डेल वाई डेल जेड, फिर प्लस डेल टू ए वाई डेल जेड डेल एक्स माइनस डेल टू ए एक्स डेल जेड डेल एक्स। ये हमने निकाल ली। अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी पता है, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स। तो पहला पद देखो, ये डेल टू ए जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यहाँ पर भी डेल टू ए जेड डेल वाई डेल एक्स, और यहाँ माइनस ये प्लस है, तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों बराबर है। उसी प्रकार से देखो डेल टू ए वाई डेल एक्स डेल वाई, डेल टू ए वाई डेल जेड डेल एक्स, सॉरी कहीं गलती कर दी क्या, यहाँ वाई नहीं बेटा, यहाँ जेड है, फिर गलती कर दी, यहाँ देखो ये जेड है। तो डेल टू ए वाई डेल एक्स डेल जेड, डेल टू ए वाई डेल जेड डेल एक्स, ये प्लस और ये माइनस, ये भी कैंसिल। उसी प्रकार से डेल टू एक्स डेल वाई डेल जेड, डेल टू एक्स डेल जेड डेल एक्स, तो ये भी दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए।
यहाँ वाई है और यहाँ पर डेल जेड डेल वाई है, ये देखो लिखने में गलतियाँ हो रही है, ये वाई है, ठीक है ना। कुल मिला के सारे कैंसिल हो गए, फाइनल आंसर आपका आ गया 0। तो ये भी आपको इस तरह से प्रूफ करना है, मैथमेटिक्स से आप करके देखोगे तो आपसे आराम से हो जाएगा। तो इन 2 क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावना तो बहुत ज़्यादा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन दोनों क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से करोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जितना समय था मेरे पास, मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, पूरा करवा पाना संभव है नहीं, ठीक है ना, थोड़ी समय की बाध्यताएं हैं। तो कोशिश यही है कि इस 3rd यूनिट में आपको इतना मटेरियल मिल जाए कि आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन अटेंड कर सको, और अगर आप में थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा तो रिमेनिंग क्वेश्चन को भी आप आराम से देख सकते हो, कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आएगी। बस ये पता चलना चाहिए डाइवर्जेंस ग्रेडियंट कर्ल क्या है और उसको कैसे लिखा जाता है, वो मैंने आपको सारा अच्छे से बता दिया है। होपफुली आप इन चीजों को अच्छे से समझोगे। लेक्चर को पूरा जरूर सुनिएगा। ओके, थैंक यू।